नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23 इन इंडिया। भारत में 23 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, इट It commemorates the success of the Chandrayaan-3 mission and India's achievements in space exploration। यह चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों का स्मरण कराता है। दूसरा ऑप्शन कहता है, इट मेक्स द एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च। यह भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण की वर्षगांठ का प्रतीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, इट सेलिब्रेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो। यह इसरो की स्थापना का जश्न मनाता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है, इट इज डे डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन इंडिया। यह भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट कमेमोरेट द सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन एंड इंडियाज अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यह चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों का स्मरण कराता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 23 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। और ये इसी साल यानी कि 2024 से मनाया जा रहा है। पिछले साल कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी और 2024 से इसको पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा सफल चंद्रयान 3 मिशन का सम्मान करने के लिए नामित किया गया था, जिसने चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। यह दिन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर करता है, जिससे चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश भारत जो है वो चौथा देश बन गया था। चंद्रमा पर उतरने वाला, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया था। 2024 का विषय था, इन अंतरिक्ष उपलब्धियों के सामाजिक प्रभाव पर जोर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब बोत्सवाना जियोग्राफिकल पोजीशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोत्सवाना की भौगोलिक स्थिति का सही वर्णन करता है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, Botswana is a coastal country in southern Africa with access to the Indian Ocean। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक तटीय देश है जिसकी पहुंच हिंद महासागर तक है। दूसरा ऑप्शन कहता है, बोत्सवाना शेयर द बॉर्डर विथ मोजाम्बिक एंड अंगोला। बोत्सवाना मोजाम्बिक और अंगोला के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है, बोत्सवाना इज ए लैंडलॉक कंट्री इन साउदर्न अफ्रीका बॉर्डर्ड बाय साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे एंड कनेक्टेड टू जाम्बिया भाया द काजुंगला ब्रिज। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी सीमा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे से लगती है और यह काजुंगुला ब्रिज के माध्यम से जाम्बिया से जुड़ा हुआ है। चौथा ऑप्शन है, बोत्सवाना इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका एंड बॉर्डर्ड बाय केन्या एंड तंजानिया। बोत्सवाना पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमा कन्या और तंजानिया से मिलती है। तो राइट आंसर इज सी, यानी कि बोत्सवाना इज ए लैंडलॉक कंट्री इन साउदर्न अफ्रीका बॉर्डर्ड by South Africa, Namibia and Zimbabwe and connected to Zambia via the काजुरंगला ब्रिज। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे से लगती है और यह काजुंगला ब्रिज के माध्यम से जाम्बिया से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है। यह दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका और
पश्चिम और उत्तर में नामीबिया और उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे के साथ सीमा साझा करता है। बोत्सवाना जाम्बिया से काजुंगुला ब्रिज के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है, जो जाम्बेबी नदी पर बना है। यह अन्य विकल्प बोत्सवाना के स्थान पर उसके पड़ोसी देशों का गलत वर्णन करते हैं। तो ये हो गया आपको बोत्सवाना। और इसके अगर आप देखेंगे तो अगर दक्षिण में किया जाए तो साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और ये उत्तर उत्तर में जाम्बिया है, उत्तर में आपको जाम्बिया है। फिर आपको उत्तर पूरब में देखा जाएगा तो नामीबिया है, उत्तर पश्चिम में देखा जाएगा तो जिम्बाब्वे है, ठीक है। तो ये है भौगोलिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। अखिल भारतीय संरचनात्मक अर्थव्यवस्था पहल। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। अखिल भारतीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, द AIICE एम्स टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू द क्रिएटिव इकोनॉमी बाय प्रोमोटिंग IT बेस्ड सॉल्यूशन फॉर आर्टिसन। AIICE का उद्देश्य कारीगरों के लिए IT आधारित समाधानों को बढ़ावा देकर रचनात्मक अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीकों को शामिल करना है। दूसरा ऑप्शन कहता है, द क्रिएटिव इकोनॉमी एज टारगेटेड बाय AICC includes sectors such as film, music design, fashion, which are rooted in creativity and culture. AIICE द्वारा लक्षित रचनात्मक अर्थव्यवस्था में फिल्म, संगीत, डिजाइन और फैशन जैसे शामिल क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं, जो रचनात्मकता और संस्कृति में निहित हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू affect only in a small percentage of India's workforce, primarily those employed in each industry. इस पहल से भारत के कार्यबल के केवल एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करने की उम्मीद है, मुख्य रूप से वे जो तकनीकी उद्योग में कार्यरत हैं। Which of the above statement are correct? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 कहता है, कथन 1 जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि AIICE रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, लेकिन यह मुख्य रूप से कारीगरों के लिए IT आधारित समाधानों को शामिल करने पर जोर नहीं देता है। इसके बजाय इसका उद्देश्य पारंपरिक क्षेत्र जैसे हथकरघा, शिल्प, अन्य रचनात्मक उद्देश्यों का समर्थन और उत्थान करना होता है। कथन 2 जो है वो आपको सही है, क्योंकि रचनात्मक अर्थव्यवस्था में फिल्म, संगीत, डिजाइन, फैशन और अन्य क्षेत्र शामिल हैं, जो रचनात्मकता और संस्कृति पर आधारित हैं। कथन 3 जो है वो गलत है, क्योंकि इस पहल से भारत के कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से 8% पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो रचनात्मक व्यवसायों में कार्यरत हैं, न कि केवल तकनीकी उद्योग में शामिल हैं। AIICE का उद्देश्य इन श्रमिकों को ऊपर उठाना है, मतलब इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, जिनमें से कई तकनीकी उद्योग से बाहर हैं, नीतिगत परिवर्तनों को बढ़ावा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। तो ये थी आपको तकनीक के बारे में, AIICE रचनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is a key feature of India's first reusable hybrid rocket Romi-1? भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइड्रोजन हाइब्रिड रॉकेट रोमी-1 की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला ऑप्शन कहता है कि इट यूजेज ए फुली लिक्विड फ्यूल्ड प्रोपल्सन सिस्टम। यह पूरी तरह से तरल ईंधन वाली प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। दूसरा कहता है, इट रीचेज एन इनिशिएटिव ऑफ 100 किलोमीटर्स इंटरिंग लो अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश करते हुए 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है।
तीसरा कहता है इट इज द फर्स्ट रॉकेट डेवलप्ड बाय इसरो फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यह मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए इसरो द्वारा विकसित पहला रॉकेट है। चौथा कहता है इट इज डिजाइन टू एडवांस रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसे जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय स्थितियों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इट इज डिजाइन टू एडवांस रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसे जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय स्थितियों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्पेस जोन इंडिया, स्पेस जोन इंडिया जो कि प्राइवेट प्लेयर है, स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित रोमी 1 भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, जिसे मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय विकिरण, यूवी किरण, वायु गुणवत्ता सहित विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। रॉकेट में एक हाइब्रिड मोटर और एक विषय वस्तु एक विद्युत रूप से ट्रिगर पैराशूट डिप्लॉयर है जो इसके पुनः उपयोग की अनुमति देता है। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों को अधिक टिकाऊ बनाना और मानव अंतरिक्ष यान या निचली पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने के बजाय जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय स्थितियों का शोध में योगदान देना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ mRNA इन mRNA वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA टीकों में mRNA के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला विकल्प कहता है mRNA इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। mRNA दीर्घकालीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए मेजबान जीनोम में एकीकृत होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है mRNA डायरेक्टली अटैक द वायरस अपॉन वैक्सीनेशन। mRNA टीकाकरण के बाद सीधे वायरस पर हमला करता है। तीसरा कहता है mRNA serves as a blueprint for cells to produce viral protein that trigger an immune response। mRNA कोशिकाओं के लिए वायरल प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। चौथा कहता है mRNA triggers the production of DNA in the host cell। mRNA मेजबान कोशिकाओं में DNA के उत्पादन को ट्रिगर करता है। तो द राइट आंसर इज सी, यानी कि mRNA serves as a blueprint for cells to produce viral protein that trigger an immune response। mRNA कोशिकाओं के लिए वायरल प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। mRNA वैक्सीन mRNA के रूप में आनुवंशिक निर्देश लेते हैं जो होस्ट जीनोम में एकीकृत नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के लिए विशिष्ट वायरल प्रोटीन जैसे कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। ये प्रोटीन तब कोशिकाओं की सतह पर प्रदर्शित होते हैं जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करते हैं जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।